गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो आपकी वर्कशीट है उसमें कोशिका अंगक के माइटोकॉन्ड्रिया और रसधानियों के बारे में बात की जाएगी, जो कि सबसे अहम रोल निभाते हैं। ठीक है, इनका कार्य बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारी सेल के लिए, हमारी लाइफ की फंक्शनिंग के लिए। तो उसमें सबसे पहले ज्ञान पूछ रहा है जिज्ञासा दीदी, कोशिका को विभिन्न जैविक क्रियाएं करने के लिए जो ऊर्जा होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये जो कोशिका के हम जितने भी कार्य करते हैं, हम जितने भी कार्य कर रहे हैं, ये ऊर्जा हमें बेसिकली खाने से मिल रही है। खाना जो है, अब ये जो खाना हम खा रहे हैं, क्या ये खाना एज इट इज़ हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है? नहीं। पहले तो ये खाना डाइजेस्ट होता है, अलग अलग पाचन क्रियाओं के द्वारा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। अब जब वो कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट होने के बाद उसके जो पार्टिकल्स हैं, जितने भी उसके डिफरेंट टाइप के एसिड्स हैं या सिंपलर सब्सटेंसेस हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर हमारी सेल को रिक्वायर्ड होते हैं, तभी हम कोई भी कार्य कर पाते हैं। जैसे कि ग्लूकोज जो होता है वो सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। जो भी आप खाना खा रहे हैं उसके अंदर या तो प्रोटीन होता है, विटामिन होते हैं, मिनरल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट होते हैं, और इन्हीं सब को सिंपल फॉर्म में हमारा शरीर कन्वर्ट करके एनर्जी की फॉर्म में करता है। और ये जो कार्य होता है, ये कार्य कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का अहम रोल यही है कि जितनी भी ऊर्जा का संश्लेषण होता है वो इसी अंगक के द्वारा किया जाता है। तो हम आगे पढ़ते हैं। ज्ञान, यह काम भी एक कोशिका अंगक द्वारा होता है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। एक कोशिका में सभी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा होती है वो उस ऊर्जा का नाम है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और इसी रूप में हमें माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा ये प्राप्त होती है। इस ऊर्जा को हम एटीपी बोलते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का उत्पादन कर कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया तो एक अंगक है जिसके द्वारा खाना जो है वो एटीपी की फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, और यही हमारी सेल को चाहिए। हमें डायरेक्टली खाना थोड़ी चाहिए, खाने से जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है, खाने से जो वो मॉलिक्यूल्स एटीपी में कन्वर्ट हो रहे हैं, उसी ऊर्जा के द्वारा हम अपने सारे कार्य कर पाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का उत्पादन कर कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, ये इसका अहम रोल है। ठीक है, इसीलिए हम इसे ऊर्जा संयंत्र या बिजली या पावर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा संयंत्र जहाँ से ऊर्जा प्राप्त होती है। बिजली घर किसे कहेंगे? जहाँ पर बिजली बनेगी, और बिजली का मतलब जहाँ से कोई भी चीज़ चलती है। तो हमारी शरीर जो चल रहा है वो एनर्जी से चल रहा है, वो एनर्जी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया से मिल रही है। किस रूप में मिल रही है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। तो एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन अभिक्रिया द्वारा होता है। ठीक है, श्वसन अभिक्रिया का अर्थ है जो भी खाना आप खाते हैं उसको डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट करके, उसका मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म करके, उस ऊर्जा को संश्लेषित करके एटीपी की फॉर्म में जब कन्वर्ट करता है। इस प्रक्रिया के अंदर होता क्या है? श्वसन प्रक्रिया में C6H12O6 जो शर्करा होती है, जो हमारा खाद्य पदार्थ होता है शर्करा, इसको एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। एटीपी एनर्जी मॉलिक्यूल है, एनर्जी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो ये प्रोसीजर है, ये कौन करता है? श्वसन के द्वारा होता है। ये श्वसन एक प्रक्रिया है, और ये श्वसन प्रक्रिया कौन कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली छिद्रित तथा भीतरी झिल्ली जो होती है वलित होती है। वलित मीनिंग्स उनके अंदर इस प्रकार से बीच में स्पेस होता है, और ये बाहर की जो आप देख रहे हैं, बाहर की जो जितने भी संरचना है, यहाँ पर छोटे छोटे छेद दिख रहे हैं, तो ये छिद्रित होती है। ठीक है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिका अंगक है जिसके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, जिसका कार्य क्या होता है? डीएनए और राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, तो वो अपना प्रोटीन खुद बना सकता है। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण करने का मतलब वो अपना प्रोटीन खुद बना सकता है, क्योंकि उसके पास डीएनए और राइबोसोम है जिसका कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, तो वो अपना स्वयं बना सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, कि
डीएनए और राइबोसोम दोनों होता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास। ठीक है, अब हमारे पास जो दूसरा कोशिका अंगक है उसका नाम होता है रसधानी। अब रसधानी जो है वो एनिमल सेल के अंदर यानी कि जंतु कोशिका के अंदर भी पाया जाता है, लेकिन उसकी जो साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है या फिर वो अनुपस्थित होती है उसकी, क्योंकि अंदर कार्य जो होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जबकि प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका में रसधानियों का बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है, तो बात करते हैं हम यहाँ पर ज्ञान। हम जानते हैं कि जंतु कोशिका में रसधानियाँ बहुत छोटी होती हैं। ठीक है, काफ़ी छोटी होती हैं और अनुपस्थित भी हो सकती हैं, लेकिन पादप कोशिका में ये बहुत बड़ी होती हैं। पादप कोशिका के अंदर जो ये रसधानी होती है ये काफ़ी बड़ी होती है और इसका कार्य होता है जितना भी फूड है उसको स्टोर करता है। पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ द्रव्य संग्रहित करके कोशिका को कठोरता तथा स्फीति देती है। सबसे पहली बात तो ये कि जितने भी कोशिका होती है, पादप कोशिका होती है, वो सेल्यूलोज की बनी होती है, उसकी आउटर लेयर प्लांट सेल की। ठीक है, तो यहाँ पर वो कठोरता प्रदान कर रही है। एक तो क्योंकि जितने भी जंतु हैं वो सभी चलते हैं। ठीक है, लेकिन प्लांट्स क्या होते हैं, अचल होते हैं। अचल होने का अर्थ है कि वो नहीं चल सकते, इसीलिए उनको कठोरता की आवश्यकता होती है। तो ये कठोरता उन्हें रसधानियों द्वारा प्रदान होती हैं। ठीक है, और इस द्रव्य में पादप के लिए कुछ आवश्यक पदार्थ भी होते हैं, जैसे कि अमीनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल और प्रोटीन और शर्करा। ठीक है, इन सब का संचयन होता है। जैसे कि मैंने बताया जितना भी खाना है हमारा वो शर्करा की फॉर्म में, प्रोटीन की फॉर्म में, अम्ल की फॉर्म में और अमीनो एसिड की फॉर्म में, अमीनो अम्ल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल सेल हो, बोथ। तो इसी प्रकार से जितना भी ये स्टोर्ड मटेरियल होता है वो रसधानियों के अंदर पाया जाता है। इसी प्रकार से एनिमल्स के अंदर भी ग्लाइकोजन उपस्थित होता है। ठीक है, एनिमल सेल के अंदर स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड ग्लाइकोजन को कहा जाता है। लेकिन जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो उसे स्टार्च यानी कि शर्करा कहते हैं। ठीक है, शर्करा। अब बात आती है रसधानियों की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया ये रसधानी, अगर ये रसधानी है तो इसके पास जो ये झिल्ली बनी हुई है इसको हम टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। टोनोप्लास्ट जो होती है ये बाहरी झिल्ली है रसधानी की। यह रसधानी के द्रव्य को कोशिकीय द्रव्य से अलग रखती है। जैसे कि ये साइटोप्लाज्म है जो सेल के अंदर प्रेजेंट मटेरियल है, तो ये जो सेल सेपरेट कर रही है ये टोनोप्लास्ट हो गई। टोनोप्लास्ट ने अंदर के जो मटेरियल है रसधानी के मटेरियल को बाहर जाने से रोक रखा है, क्योंकि यहाँ पर एक सेपरेटेड पूरा एक लेयर बन गई टोनोप्लास्ट की, इसीलिए। तो इसका ये कार्य है। एक कोशिका जीवों में यह अवशिष्ट पदार्थों तथा अतिरिक्त जल को बाहर निकालने की भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, एक कोशिकीय जीव जो जितने भी होते हैं जिसमें सिर्फ एक कोशिका होती है, वहाँ पे टोनोप्लास्ट का कार्य ये भी होता है कि जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको सेल के बाहर निकालने का कार्य भी टोनोप्लास्ट करता है। ठीक है, यहाँ से मतलब ये हो गया कि रसधानी में से निकलकर वो सेल के आउटर मटेरियल में जाता है, फिर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वहाँ से भी आउट हो जाता है, सेल से निकल जाता है वो अपशिष्ट पदार्थ जिसकी आवश्यकता नहीं होती। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें आवश्यक ऊर्जा जो होती है वो एटीपी से मिलती है। ठीक है, उत्पादन ऊर्जा का वहीं से हो रहा है, तो आपका ये आंसर हो गया फर्स्ट। सेकंड, कोशिका का कोई एक कार्य बताइए जिनके लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा हमें किस चीज़ों से जो भी कार्य हम करते हैं उनसे ऊर्जा उसको करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, चाहे हम लिख रहे हों, बोल रहे हों, पढ़ रहे हों। तो आप इसमें कोई भी एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। थर्ड है रसधानी किस कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है? किसका? पादप कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है। उसका झिल्ली का नाम क्या है? टोनोप्लास्ट। ठीक है, एटीपी का पूरा नाम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और पादप के लिए आवश्यक रसधानी में जो उपस्थित कोई 3 पदार्थों के नाम आपको लिखने हैं। तो ये 3 पदार्थ यहाँ पर लिखे हुए हैं, 4 लिखे हुए हैं, इनमें से कोई भी 3 लिख सकते हैं। अमीनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल, प्रोटीन और शर्करा। ठीक है, और बेटा जो भी डाउट्स हैं वो आप जल्दी से मुझे सब्जेक्ट ग्रुप पर सेंड कर सकते हैं। और ये आपकी आज की वर्कशीट का पूरा वीडियो